नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकेंड लेक्चर है। ठीक भाई, ये आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकेंड लेक्चर है। ठीक भाई, इस लेक्चर के अंदर हम समित संख्याओं पर कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस की बात करेंगे, साथ के साथ उन अलजेब्रिक ऑपरेशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आयोटा की। ठीक भाई, कि जो आयलर ने जो नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया था कि आयोटा, उसका मीनिंग क्या होता है ये और उसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उन सब की बात हम आज हम इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपकी जो डेफिनेशन है वो है आयोटा। ठीक भाई, आयोटा क्या होता है, आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आपने बहुपद समीकरण लिखे x² + 1। ठीक है, x² + 1 बराबर 0। तो उस बहुपद समीकरण का रूट क्या आया था, उस बहुपद समीकरण का रूट आया था √-1। ठीक है, उसका रूट क्या आया था √-1। तो उसका जो रूट आया था वही रूट क्या कहलाता है, वही रूट आयोटा कहलाता है। ठीक है, आयोटा बराबर क्या था, आयोटा बराबर था √-1। ठीक है, वहां पे ये इस बहुपद समीकरण x² + 1 बराबर 0 का रूट क्या आया था, x बराबर √-1, और इसी को हमने क्या माना था, आयोटा माना था। ठीक है, तो आयोटा को क्या बोल सकते हो, आयोटा को बोल सकते हो -1 के वर्गमूल को क्या बोलते हैं हम, -1 के वर्गमूल को आयोटा कहते हैं। ठीक भाई, डेफिनेशन के तौर पे आप क्या लिख सकते हो कि -1 के वर्गमूल को आयोटा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि आयोटा बराबर √-1। ठीक है, आयोटा बराबर √-1। ठीक है, अब देखो आयोटा बराबर √-1 है, तो जब हम इस आयोटा को अगेन इस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक भाई, हम इस आयोटा को अगेन इस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चेंजेस होता है, कहने मतलब कौन सी नई संख्या आती है दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। फिर अगेन हम आयोटा को स्क्वायर को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर अगेन कौन सी संख्या आती है, फिर उसके बाद अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो और कौन कौन सी संख्या आती है, तो इन सब का भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आयोटा की डेफिनेशन, क्या आयोटा होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आयोटा होता क्या है। तो देखिए -1 के वर्गमूल को -1 के वर्गमूल को आयोटा कहते हैं। ठीक भाई, -1 के वर्गमूल को आयोटा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे I से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात आयोटा बराबर √-1। ठीक है, अर्थात आयोटा बराबर √-1। ठीक है, अब देखिए आयोटा की पूर्णांक के घात, मतलब आयोटा को अब आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर को फिर अगेन आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आयोटा क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, तो आयोटा की आपको क्या मिल रही है, पूर्णांक की घात मिल रही है। तो इन पूर्णांक की घात को आप किस प्रकार से डिफाइन करोगे और क्या क्या इनकी वैल्यूज होती है वो देखिए। ठीक है भाई, तो देखिए क्योंकि हम जानते हैं आयोटा बराबर क्या होता है, आयोटा बराबर होता है √-1। ठीक है, आयोटा बराबर क्या होता है, आयोटा बराबर होता है √-1। ठीक है, आयोटा बराबर √-1 होता है, तो इस आयोटा को आप क्या कीजिए, आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये √-1 × √-1। तो ये तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और √-1 × √-1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये √-1 का होल स्क्वायर, और √-1 का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये आएगा अगेन -1 के। ठीक है, फिर उसी प्रकार देखिए इस आयोटा स्क्वायर को अगेन आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अगेन क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो आएगा आयोटा क्यूब, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। फिर अगेन इस आयोटा क्यूब को आप क्या कीजिए, अगेन इस आयोटा क्यूब को आप आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू आयोटा। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 और ये क्या हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कंप्लीट माइनस आयोटा स्क्वायर। आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 बराबर 1, ठीक है। आयोटा की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आयोटा की पावर 4 बराबर 1 है, आप आगे इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 5, ठीक है। और 1 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा, ठीक है। फिर आयोटा की पावर 5 को आप अगेन क्या कीजिए आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए तो आयोटा की पावर 6 हो जाएगी, जबकि इधर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। आयोटा की पावर 6 की वैल्यू -1 है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 है, ठीक है भाई। आयोटा स्क्वायर की आयोटा की पावर 5 की वैल्यू आयोटा है और आयोटा की पावर 6 की वैल्यू -1 है। इसी प्रकार आयोटा की पावर 7 की वैल्यू है माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 8 की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है भाई। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 16, आयोटा की पावर 20, जो जो सभी संख्या है, कहने का मतलब है आयोटा की वह पूर्णांक के घात जो कि क्या हो 4 का गुणा, जो उनका मान कितना होता है, उनका मान 1 होता है, ठीक है। और आयोटा की वह पूर्णांक के घात जिसको 4 से डिवाइड करने पर 2 शेषफल आए और तो उसका मान कितना होगा, उसका मान होगा -1, ठीक है। उसी प्रकार आयोटा के पूर्णांक के घात को अगर आप 4 से डिवाइड करें और शेषफल 1 आए, आयोटा की पूर्णांक की घात को 4 से डिवाइड करें शेषफल 1 आए, तो उन आयोटा की पूर्णांक की घात का मान कितना होगा, उनका मान होगा आयोटा, ठीक है। आप आयोटा 1 देख लो और आयोटा 5 देख लो, ठीक है भाई। इनको 5 को आप 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करने पे क्या आता है, रिमाइंडर 1 आता है और रिमाइंडर जब 1 आ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आयोटा की पावर 1 के बराबर। कहने का मतलब है कि आप ये कह सकते हो कि यदि n बराबर 4q प्लस आ रहा है, ठीक है, यदि n बराबर 4q प्लस आ रहा है, जहाँ पे q क्या है, जहाँ पे q भागफल तथा r क्या है, शेषफल है, ठीक है। जहाँ पे q क्या है, भागफल तथा r क्या है, शेषफल है, तब आयोटा की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4q प्लस r, ठीक है। आयोटा की पावर n क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4q प्लस r, जहाँ पे आयोटा की पावर 4q का मान तो कितना होगा, 4q का मान होगा 1, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 हो तो आयोटा की पावर 0 कितनी होगी 1, जब रिमाइंडर 1 हो तो आयोटा की पावर 4q प्लस 1 का वैल्यू कितनी है आयोटा, जब रिमाइंडर 2 हो तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है -1, और ठीक है। और जब रिमाइंडर 3 हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा, ठीक है। फिर उसी प्रकार आयोटा की पावर 4q प्लस 4 क्या हो जाता है, आयोटा की पावर 4 इंटू q प्लस 1, कहने मतलब ये किसका मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको हमेशा जब भी ध्यान रखना है कि जब भी आपको आयोटा की पूर्णांक की घात लिखने, आपको आयोटा की पूर्णांक की घात फाइंड आउट करनी है तो आपको n को किसके बराबर लिखना होगा, 4q प्लस r के बराबर, जहाँ पे q क्या है, जहाँ पे q n में 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल है और r क्या है, शेषफल है, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 तो आयोटा की पावर का मान कितना होगा 1, जब रिमाइंडर 1 हो तो आयोटा की पावर हो जाएगी 1, और जब रिमाइंडर 2 हो तो आयोटा की पावर 2 का मान हो जाएगा -1, और जब रिमाइंडर 3 हो तो इसका मान कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये आपके आयोटा की पूर्णांक की घात हो गई, ठीक है। तो ये वो टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। जब भी आपको आयोटा की पूर्णांक घात फाइंड आउट करनी हो तो आपको उसका अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना होगा। n को क्या लिखना होगा 4q प्लस r, जहाँ पे q क्या है, जहाँ पे q भागफल है और r क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। तो देखिए सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित क्या होता है, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, ठीक है। सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, ठीक है, या अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक।
आप देखिए सम्मिश्र संख्या का बीजगणित होता क्या है भाई। आप ने कोई भी दो सम्मिश्र संख्या ली है तो उन दो सम्मिश्र संख्याओं पे आप ऑर्डिनरी ऑपरेशन कौन कौन से अप्लाई कर सकते हो, मतलब साधारण संख्या कौन कौन से अप्लाई कर सकते हो। किन्हीं भी दो संख्या लीजिए आप, जरूरी सम्मिश्र हो, आप कोई भी किसी भी सेट की संख्याओं के समुच्चय के किसी भी सेट की कोई दो संख्या लीजिए तो उन पे आप कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हो, ऑर्डिनरी ऑपरेशन कौन कौन से लगा सकते हो, टोटल 4 ऑपरेशन लगा सकते हो। ठीक भाई, वो 4 ऑपरेशन कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है प्लस, फिर आता है माइनस, फिर आता है डॉट और थर्ड आता है डिवीजन। ठीक है, ये चारों के चारों ऑपरेशन क्या कहलाते हैं? संख्याओं के समुच्चय में ऑर्डिनरी ऑपरेशन या फिर साधारण संख्याएं। ठीक है, तो संख्याओं के समुच्चय में जब आप ये चार ऑपरेशन लगा सकते हो तो सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में भी आप इन चार ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, कहने का मतलब है आप किन्हीं भी दो सम्मिश्र संख्याओं का सम भी कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो, प्रोडक्ट कर सकते हो, क्वोशिएंट भी कर सकते हो। ठीक भाई, क्या कर सकते हो? किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट कर सकते हो। और ध्यान रखना, सम्मिश्र संख्याओं का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट हमेशा एक सम्मिश्र संख्या होती है। ठीक है भाई, हमेशा क्या होता है? एक सम्मिश्र संख्या होती है जिसको हम डिफाइन करेंगे, जो भी हम बताते हैं किस प्रकार से डिफाइन करना। ठीक है, देखिए सम्मिश्र संख्या बीजगणित में देखो, माना Z1 बराबर A1 प्लस आयोटा B1 तथा Z2 बराबर A2 प्लस आयोटा B2, कोई दो सम्मिश्र संख्या है, कोई दो सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, कोई दो सम्मिश्र संख्या है, तब सम्मिश्र संख्याओं का योग, अंतर, गुणन तथा भागफल एक सम्मिश्र संख्या होती है। ठीक है भाई, एक सम्मिश्र संख्या होती है। ठीक है, एक सम्मिश्र संख्या होती है, अर्थात each Z1, Z2 बिलोंग्स टू C के लिए, अर्थात each Z1, Z2 बिलोंग्स टू C के लिए Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2, Z1 इंटू Z2 तथा Z1 अपॉन Z2 सम्मिश्र संख्याएं होंगी। ठीक है भाई, Z2 क्या होगी? सम्मिश्र संख्याएं होंगी। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं होंगी जिन्हें निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जिन्हें निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। ठीक है भाई, जिन्हें निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। ठीक है, दैट इज किस प्रकार से परिभाषित करता है? दैट इज Z1 प्लस Z2 बराबर A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, अब आप दोनों सम्मिश्र संख्याओं का क्या कर रहे हो? सम कर रहे हो, तो आपको पता है दोनों सम्मिश्र संख्याओं का सम में क्या होगा? अगेन एक सम्मिश्र संख्या होगी। ठीक है, तो इनका सम किस प्रकार से करता है कि पहली सम्मिश्र संख्या के रियल पार्ट को दूसरी सम्मिश्र संख्या के रियल पार्ट में ऐड करोगे, और इसी प्रकार पहली सम्मिश्र संख्या के कॉम्प्लेक्स पार्ट को या इमेजिनरी पार्ट को आप दूसरी सम्मिश्र संख्या के इमेजिनरी पार्ट में ऐड करोगे। ठीक है, तो नई जो सम्मिश्र संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? A1 प्लस A2 प्लस आयोटा इंटू B1 प्लस B2। ठीक है, आप किस प्रकार से परिभाषित करोगे इनके सम को? परिभाषित करोगे Z1 प्लस Z2 बराबर A1 प्लस A2 प्लस आयोटा इंटू B1 प्लस B2। ठीक है, तो ये आपका इनका सम हो गया। ठीक है भाई, इसी प्रकार इनका डिफरेंस देख लीजिए या अंतर देख लीजिए। इनके अंतर किस प्रकार से परिभाषित करोगे कि पहली सम्मिश्र संख्या के रियल पार्ट में से किसको घटाएंगे? दूसरी सम्मिश्र संख्या के रियल पार्ट को, और इसी प्रकार पहली सम्मिश्र संख्या के इमेजिनरी पार्ट में से आप क्या लेस करोगे? दूसरी सम्मिश्र संख्या का इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसी प्रकार इनका गुणनफल जब करोगे तो गुणनफल आपकी बार ऐसे नहीं करना है। ठीक है भाई, जब भी आप इनका गुणनफल करोगे तो गुणनफल आपको इस प्रकार से नहीं करना है। गुणनफल
आपको इस प्रकार से नहीं करना है कि रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस समित संख्या के रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद इस समित संख्या के इमेजिनरी पार्ट को इसके रियल पार्ट और इसके इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या आता है, a1 को a2 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो हो गया a1 a2, ठीक है। फिर p1 को b2 से करते हो तो b1 b2 आता है, लेकिन साथ में कौन है, आयोटा है, तो आयोटा इनटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका रियल पार्ट a1 a2 माइनस b1 b2, ठीक है भाई। फिर इसके बाद a1 को आप b2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, आयोटा a1 b2, और उसके बाद आयोटा b1 को किससे मल्टीप्लाई करो, a2 से, तो ये हो जाएगा a2 b1, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या हो जाएगा, सॉरी इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आयोटा a1 b2 प्लस a2 b1, ठीक है। तो जब भी दो समित संख्याओं का आपको मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना हो तो आप इस प्रकार से फाइंड आउट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इनका क्वोशंट या फिर भागफल, ठीक है। उसके बाद आता है इनका क्वोशंट या फिर भागफल। तो देखिए क्वोशंट किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। जब भी आपको दो समित संख्याओं को भागफल या क्वोशंट फाइंड आउट करना तो करना क्या होगा, आपको ये जो समित संख्या है, इस समित संख्या के बीच में जो चिन्ह है, अगर प्लस का है तो आपको माइनस के चिन्ह से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस का चिन्ह अगर यहाँ पे तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस से मल्टीप्लाई करना है। कहने मतलब है इधर अगर प्लस का चिन्ह है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो आंसर में, a2 माइनस आयोटा b2 से, और अगर इधर माइनस चिन्ह है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, a2 प्लस आयोटा b2। जैसा कि आप किसमें करते हो, जब भी आप का परिमेयकरण करते हो तब करते क्या हो कि आपको जो सिंबल दिया गया उसके नेगेटिव सिंबल से क्या कर देते हो, नेगेटिव सिंबल वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हो आंसर भाग को, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार आपको करना क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो करना क्या होगा, a2 माइनस आयोटा b2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। a2 माइनस आयोटा b2 से आंसर आपको मल्टीप्लाई कर दो, और जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, रियल पार्ट तो आएगा आपका a1 a2 प्लस b1 b2 बटा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है भाई। इसी प्रकार इमेजिनरी पार्ट आएगा आपका a2 b1 माइनस a1 b2 बटा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है भाई। तो आप इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, सम को इस प्रकार से, डिफरेंस को इस प्रकार से, मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से, और क्वोशंट को इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित हो गया। अब उसके बाद है सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित के बाद है कि सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित से जो भी या फिर सम्मिश्र संख्या की जो प्रॉपर्टीज है उनका है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर उसके बाद आपका टॉपिक आएगा कि सम्मिश्र संख्याओं पर आधारित सम्मिश्र संख्याओं पर आधारित बीजीय संक्रिया के गुणधर्म, ठीक भाई। आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं, पहला तो आपको क्या पढ़ना है, सम्मिश्र संख्याओं का गुणधर्म पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है सम्मिश्र संख्याओं पर आधारित बीजीय संक्रिया के गुणधर्म, ठीक है भाई। बीजीय संक्रिया के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका सम्मिश्र संख्याओं का गुणधर्म, ठीक है भाई। फर्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका, फर्स्ट टॉपिक है सम्मिश्र संख्याओं का गुणधर्म, ठीक है। तो देखिए सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म, ठीक है भाई। सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म, ठीक है। देखिए कौन कौन से गुणधर्म होते हैं सम्मिश्र संख्याओं के। देखो भाई, आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपने क्या किया, आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आपने सम किया, तो भाई आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम किया तो आपको क्या मिला, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भाई। आपने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको अगेन क्या मिला, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला, ठीक है भाई। तो जब आप दो संख्याओं का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जब आप सम और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, अगेन सम्मिश्र संख्या मिल रही है, ठीक है भाई। आपकी बार आप ऐसे करो कि दोनों को आप ऐड तो करो, लेकिन दोनों का क्या कर दीजिए, ऑर्डर चेंज कर दीजिए, ठीक है भाई। आपकी बार फर्स्ट में सेकंड नहीं जोड़ना, सेकंड में आपको फर्स्ट जोड़ना है, ठीक भाई। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट सम्मिश्र संख्या का सेकंड से नहीं करना, सेकंड का किससे करना है, फर्स्ट से करना है, ठीक है भाई। और इसी प्रकार
अब की बार आपको 2 सम्मिश्र संख्याएं जोड़नी है, अब की बार 3 सम्मिश्र संख्याएं जोड़नी है, ठीक है भाई, और 3 ही मल्टीप्लाई करनी है। तो इस आधार पर सम्मिश्र संख्या में कुछ गुणधर्म होते हैं, ठीक भाई, इस आधार पर सम्मिश्र संख्याओं के कुछ गुणधर्म होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं, जो कि होते हैं आपके क्रम विनिमय नियम, ठीक है भाई, जो कि कौन कौन से होते हैं आपके क्रम विनिमय नियम, फिर एक होता है आपका साहचर्य नियम, ठीक है, फिर उसके बाद होता है आपका बंटन नियम, ठीक है, उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद होता है आपका बंटन नियम, ठीक है, कौन सा, बंटन नियम। तो देखिए कौन कौन से गुणधर्म होते हैं सम्मिश्र संख्याओं के, वो देखिए सबसे पहले तो आपका टॉपिक है सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक हुई, आपका टॉपिक है उसका नाम क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। देखो अब की बार आपने 2 सम्मिश्र संख्या ली थी, लेकिन अब की बार आप कितने लोग, टोटल 3 लोग, ठीक है। तो देखिए माना Z1 माना Z1 Z2 Z3 कोई तीन सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है भाई, कोई 3 सम्मिश्र संख्याएं हैं, ठीक भाई, कोई 3 सम्मिश्र संख्याएं हैं, तब सम्मिश्र संख्याएं निम्न गुणधर्मों का पालन करती है, ठीक है भाई, तब सम्मिश्र संख्याएं निम्न गुणधर्मों का पालन करती है, ठीक है भाई, तब सम्मिश्र संख्याएं निम्न गुणधर्मों का पालन करती है, ठीक भाई, निम्न गुणधर्मों का पालन करती है। इसमें फर्स्ट है आपका कौन सा, कि सम्मिश्र संख्याओं का योग, ठीक भाई, सम्मिश्र संख्याओं का योग किसका पालन करता है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, ठीक भाई, सम्मिश्र संख्याओं का योगफल किसका पालन करता है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, ठीक भाई। तो फर्स्ट गुणधर्म लिखिए, सम्मिश्र संख्याओं का योगफल, सम्मिश्र संख्याओं का योगफल क्रम विनिमय, सम्मिश्र संख्याओं का योगफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, ठीक भाई, सम्मिश्र संख्याओं का योगफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, ठीक भाई, अर्थात Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस Z1, ठीक है, अर्थात Z1 प्लस Z2 बराबर क्या होगा, Z2 प्लस Z1, यानी मतलब आप Z1 में Z2 जोड़ो या Z2 में Z1 जोड़ो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दोनों क्या मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी आपकी, सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल, सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल, सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल साहचर्य गुणनफल साहचर्य नहीं, सम्मिश्र संख्या गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, ठीक भाई, सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, ठीक है भाई, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, अर्थात Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1, ठीक है, अर्थात Z1 इंटू क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, ठीक भाई, अर्थात Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1, ठीक है, अर्थात Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1, ठीक भाई, जहाँ पे ईच Z1 Z2 किसको बिलोंग कर रहा है, ईच Z1 Z2 बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को, ठीक है, जहाँ पे ईच Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है थर्ड,
समेशन संख्याओं का योगफल या सम्मिश्र संख्याओं का योग साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। ठीक भाई, सम्मिश्र संख्याओं का योग साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। ठीक भाई, सम्मिश्र संख्याओं का योग साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। दैट इज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, each Z1 Z2 और Z3 किसको बिलोंग कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है भाई, फिर उसके बाद आता है फोर्थ प्रॉपर्टी, सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल, सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है भाई, साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है भाई, साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। अर्थात Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 बराबर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ठीक है, ईच Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C। ठीक है, ईच Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C। ठीक है, ये आपकी चार प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद देखो बंटन गुणधर्म। ठीक है भाई, नेक्स्ट उसके बाद आता है बंटन गुणधर्म या फिर गुणन की योग पर बंटन था। ठीक है, नेक्स्ट आता है पांचवा, गुणन की योग पर बंटन था। ठीक है, गुणन की योग पर बंटन था। देखिए सम्मिश्र संख्याएं गुणन के योग पर बंटनता नियम का पालन करती है। ठीक है भाई, गुणन की योग पर बंटनता नियम का पालन करती है। ठीक है भाई, गुणन की योग पर बंटन नियम या बंटनता नियम का पालन करती है। ठीक है, अर्थात Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 बराबर Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। ठीक है, तथा Z2 इंटू Z2 प्लस Z3 इंटू Z1 बराबर Z2 इंटू Z1 प्लस Z3 इंटू Z1। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? दक्षिण बंटनशीलता। ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिण बंटनशीलता और इसको बोलते हैं वाम बंटनशीलता। ठीक है भाई, इसको बोलेंगे दक्षिण और इसको बोलेंगे नेक्स्ट सेकंड को वाम बंटनशीलता। ठीक है, तो ये आपकी जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज थी, जिसमें आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और थर्ड थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो ये जो आपकी जो प्रॉपर्टीज थी ये सभी आपकी कंप्लीट होती हुई। ठीक भाई, नेक्स्ट जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम सम्मिश्र संख्याओं के बीजीय ऑपरेशन पर आधारित गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। ठीक भाई, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणितीय संख्याओं पर आधारित गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।